आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड परीक्षा बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, इसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, अंग्रेजी में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का 9वां चैप्टर है अपना। ये चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आज के क्लास में देखने वाले। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या देखेंगे? इसका बनावट, इसकी क्रियाविधि, इसकी आवर्धन क्षमता देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न का नमूना लिया है कि आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना बताइए, रचना यानी बनावट ना। इसमें आप प्रतिबिंब के निर्माण को दर्शाने वाला किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख बनाइए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। साथ ही आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। देख रहे ये कहाँ का पूछा हुआ प्रश्न, आरएससीबी 2016, राजस्थान 16, बिहार बोर्ड 2019, झारखंड 2007 में और 12 में। इसके अलावा आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने 2-3 प्रश्न लिया है। किस प्रकार से लिया जा सकता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, यानी कि किरण आरेख बनाना है, डायग्राम खींचना है और नामकरण के साथ। और साथ ही इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड 2016, एमपी बोर्ड 2018। ठीक है, या फिर आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक स्वच्छ चित्र की सहायता से यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसी को हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्य प्रणाली समझाने में कैसे कार्य करता है। ऊपर में भी तो वही पूछा था कि प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है। सभी प्रश्न एक ही है, बस अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से पूछे हम लोग बना लेंगे। आज के क्लास में हम लोग उस प्रकार से इसको समझेंगे। ठीक है, इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी पता, ये बिहार बोर्ड 2013 में इस प्रकार से हमसे पूछा गया था। तो कुल मिलाकर के ये हिंदी मीडियम के बोर्ड एग्जाम जितने भी होते हैं इंटरमीडिएट, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न, ये प्रश्न आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सभी में से किसी भी बोर्ड एग्जाम को देने वाले हो इस साल या फिर किसी भी साल, तो आप इसको ध्यान से देखना समझना, और हिंदी भाषी अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे से आप इसको सीख जाओगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है आज का अपना डायग्राम खींचना। तो मैं सबसे पहले डायग्राम खींचने से शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम खींचने की कोशिश करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। और चूंकि मैं खाली स्क्रीन पर खींच रहा हूँ, क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी तो एग्जाम में इसको खाली स्क्रीन पर ही खींचेंगे ना, तो कैसे खींचोगे मैं वो खींच करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या खींच लेंगे? एक लाइन खींच लेंगे लंबा सा। उसके बाद हमने ये उत्तल लेंस खींच लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बना लिया? एक उत्तल लेंस बना लिया। ये मैं इसका द्वारक बना देता हूँ। अब क्या करना है? इसी द्वारक के सामने, ये जो हमने उत्तल लेंस खींचा है, इसके सामने हम लोग एक वस्तु लेंगे। वस्तु का नामकरण मैं ए बी रख देता हूँ। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए, और 2 हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए, तुम लोग भी इसी प्रकार से बनाना जैसे मैं अभी बनाऊंगा, मैं अपनी सुविधा के लिए एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से ले रहा हूं। रेडीमेड लाइन नहीं खींचता हूं मैं। ठीक है, खुद से हाथ से खींचता हूं ताकि टेढ़ा भी हो तो तुम लोगों को भी समझ में आ जाए कि कैसे ये डायग्राम खींचा जा सकता है। देखो मैंने पहली प्रकाश की किरण कहां से लिया? प्रकाशीय केंद्र से गुजारा, और सबको पता होगा लेंस में अगर प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरे तो उसी पथ पर ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा काम होगा, सभी लोग डायरेक्ट लाइन खींच लेंगे। अब दूसरी प्रकाश किरण मैं ले रहा हूं प्रधान अक्ष के समांतर। ये जो लाल वाला लाइन है, ये प्रधान अक्ष के समांतर मैंने एक प्रकाश की किरण लिया, जो कि अब गुजरेगी इसके फोकस से। कहां से गुजरेगी? इसके फोकस से गुजरेगी। और फोकस से गुजरने के बाद ये एक बिंदु पर कट जाएगी, और यहीं पर क्या बन जाएगा? अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पर अपना बन जाएगा प्रतिबिंब। इसका मैं नाम रख देता हूं ए डैश बी डैश। ठीक है, ये अपना एक प्रतिबिंब बन गया। किसका? वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सभी लोग खींच लोगे। ये अपना फोकस हुआ। क्यों ये फोकस हुआ? क्यों फोकस हुआ ये? क्योंकि अगर प्रधान अक्ष के समांतर है तो फोकस एक गुजरेगी। अब हमें खींचना है दूसरा लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में 2 लेंस होते हैं, और दूसरा लेंस खींचना ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला लेंस तो सभी लोग खींच लेंगे इतना को डायग्राम। फिर अब हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा दूसरा उत्तल लेंस खींच लेंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा दूसरा उत्तल लेंस खींच लिया है। अब ये जो उत्तल लेंस है, नया वाला दूसरा उत्तल लेंस, बड़ा वाला उत्तल लेंस, इसके लिए ये जो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब?
ए बी वस्तु था ना, उसका जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, ठीक है। तो ये लेंस इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बनाएगा फिर से। क्या कहानी है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब पहला छोटा वाला लेंस बनाया ए डैश बी डैश, अब इसी ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब ये बड़ा वाला लेंस बनाएगा, ठीक है। पहले छोटा से बड़ा हुआ, अब बड़ा से बहुत बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब। तो इस वस्तु यानी ए डैश बी डैश से कम 2 प्रकाश की किरणें निकल करके इस लेंस में आनी चाहिए। कैसे आएंगी, हम लोग अपनी सुविधा के लिए देखो किस प्रकार का प्रकाश लेंगे। तो मैं लेने वाला हूं पहली प्रकाश की किरण को यहां से, ये देखो कहां से गुजारा मैंने, प्रकाशीय केंद्र से। क्यों, प्रकाशीय केंद्र से इधर भी मैंने पहले गुजारा था, इधर भी पहले मैं प्रकाशीय केंद्र से गुजरा, क्योंकि अगर प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो ये सीधे उसी पथ पर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और हम लोग इसको जरा सा पीछे बढ़ा लेंगे। क्यों पीछे बढ़ा लेंगे, क्योंकि अपना जो प्रतिबिंब इस बार बनने वाला है काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। क्यों काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला है वो तो मैं भूल ही गया। देखो ये जो ए डैश बी डैश है ना, इस लेंस की वस्तु का काम कर रहा है, ये उस बड़े वाले लेंस के फोकस दूरी के अंदर है, मुख्य फोकस के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो मुख्य फोकस है कहां पर है, इसका मुख्य फोकस इस जगह पर है, ठीक है। इस लेंस का मैं नाम रखूंगा ओ, इसका नाम रखूंगा ई। क्यों, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं। ये अपना एफ ओ फोकस होगा और ये फोकस अपना हो गया एफ ई, ठीक है। फोकस के अंदर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। पहली किरण तो हमने गुजार लिया, दूसरी किरण में गुजार रहा हूं एकदम सीधे सीधे यानी प्रधान अक्ष के समांतर। तो ये कहां से होकर के गुजरेगी, ये गुजरेगी मुख्य फोकस से होकर के। और जब आप इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाओगे, जब आप इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो ये पीछे के एक बिंदु से आती हुई आपको प्रतीत होगी। और यही बिंदु पर अपना क्या बनेगा, इसी बिंदु पर अपना क्या बन जाएगा, इसी बिंदु पर अपना बन जाएगा फाइनल यानी अंतिम प्रतिबिंब। इसका मैं नामकरण करूंगा ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये ए डबल डैश बी डबल डैश अपना अंतिम प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम था। अच्छा, इसमें अगर आप चाहो तो ये जो ए डैश बी डैश इससे निकलने वाली कोई भी दो किरणों का इस्तेमाल कर सकते हो। आपका मन करती है जो ग्रीन वाला निकल रहा है इसको भी आप यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। ये इधर जाएंगी अपवर्तित हो करके, और ये वाली भी आएंगी, ये इधर जाएंगे अपवर्तित हो करके। और जब आप इन दोनों को भी पीछे ले जाओगे तो ये दोनों भी यहीं से मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये दोनों के दोनों भी, सॉरी मैंने इसको जल्दीबाजी में खींच दिया जरा सा, हम्म, ये तो यहीं पर कट जाती है, ऐसा नहीं ना हो सकता है। हाँ ठीक है, ये दूसरी किरणें सही आई है। अगर आप इसको भी खींचोगे तो ये भी कुछ इधर जाएगा, और इसको भी जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी कहां से, इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। आप कोई भी दो किरण ले लेना, मैंने चार चार ले लिया, चार चार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी आप दो ले लेना, चलो मैं भी दो को मिटा ही देता हूँ। तो हमारा ये डायग्राम बन करके हो गया तैयार। डायग्राम बस इतना है और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। हाँ, अब हम लोग नामकरण करेंगे। ये जो लेंस है इसको हम लोग वस्तु की तरफ रखे हुए हैं, इसका नाम हम लोग करते हैं, नामकरण करते हैं, ये है अपना अभिदृश्यक। इसको वस्तु लेंस भी कहा था, ठीक है। और ये जो लेंस है इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आंख के यानी नेत्र के बगल वाले लेंस को नेत्रिका और वस्तु के बगल वाले लेंस को क्या कहेंगे, वस्तु लेंस या अभिदृश्य कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारा डायग्राम तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा जाएगा इसकी बनावट कैसी है, तो बनावट डायग्राम से देखकर समझ लो, ठीक है। बनावट को डायग्राम से देख करके समझ लो। सबसे पहले क्या बोलोगे कि इसे सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं, ठीक है। वस्तु के सामने वाली लेंस को कहते हैं अभिदृश्यक और नेत्र के सामने वाली लेंस को कहते हैं नेत्रिका, ठीक है। फिर आगे क्या बोलोगे, अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी और द्वारक होता है दोनों छोटे होते हैं, ठीक है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक दोनों बड़े होते हैं। क्लियर बात, इस प्रकार से आपको लिखना भी पड़ेगा। और दोनों लेंसों को एक नली, एक पाइप के ऊपर हम लोग सेट कर देते हैं, एक पाइप के ऊपर सेट कर देते हैं, जिनको की आपस में इनके बीच की दूरी को घटाने या बढ़ाने के लिए क्या लगा रहता है, घुमावदार दंड चक्र लगा रहता है। आप इसको लिखोगे कैसे, एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं, मैंने पहले से बनावट लिखा हुआ, देख लो यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। बनावट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो समाक्षीय उत्तल लेंस लगे रहते हैं। पहला लाइन कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे। वस्तु के तरफ वाली लेंस को अभिदृश्यक कहते हैं या वस्तु लेंस कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसका संकेत हम लोग ओ लेते हैं। ओ क्यों, क्योंकि अभिदृश्यक का अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव होता है। तथा नेत्र के समीप वाली लेंस को नेत्रिका या नेत्र लेंस कैपिटल ई कहेंगे, नेत्रिका या नेत्र लेंस, क्योंकि इसका आई पीस होता है अंग्रेजी, इसलिए इसको कैपिटल ई से सूचित करते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी तथा द्वारक दोनों क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और को गड़बड़ हो गया क्या,
हाँ ये उल्टा हो गया। ओहो, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। अभिदृश्यक की फोकस और द्वारक दोनों छोटे होते, दोनों क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि नेत्रिका की फोकस और द्वारक दोनों क्या होते हैं, नेत्रिका की फोकस दूरी और द्वारक दोनों छोटे नहीं बड़े होते। ये आपस में उल्टा पुल्टा हो गया है रे। ये आपस में उल्टा पुल्टा हो गया। नेत्रिका की हम लोग देख पा रहे हैं कि फोकस दूरी और द्वारक दोनों बड़े होते, ठीक है। इतना दूर कौन नहीं लिख पाएगा, सोचो जरा सा, कितनी आसान सी बात है। फिर उसके बाद आप एक दो लेन और भी जोड़ देना, दोनों लेंसों को एक समाक्षीय नली के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है। दोनों लेंसों को हम लोग एक नली के ऊपर व्यवस्थित कर देते हैं और उनके बीच की दूरी को परिवर्तित करने के लिए दंड चक्र की भी व्यवस्था होती है। इतनी सी आपको बनावट के बारे में लिखना। अभी हमने देखा ना ऊपर के प्रश्न में बनावट पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। अब इसकी क्रिया विधि, ये काम कैसे कर रहा है, देखो आसान भाषा में ऐसे समझो कि अभिदृश्यक लेंस ओ के द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। फिर से सुनो, वस्तु AB का अभिदृश्यक के द्वारा वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश। क्लियर बात है। अब ये A डैश B डैश जो वस्तु है, सॉरी है तो प्रतिबिंब लेकिन अभिदृश्यक के लिए, मगर नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। और अब नेत्रिका लेंस को हम लोग खिसका देंगे थोड़ा आगे की तरफ। इस प्रकार से खिसकाएंगे कि, इस प्रकार से खिसकाएंगे कि ये जो है ए डैश बी डैश इस लेंस की फोकस एफई के अंदर आ जाए और अंत में नेत्रिका के द्वारा ए डैश बी डैश का काल्पनिक और बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बना दिया जाता है। इसी प्रकार से मैंने पहले से लिख करके रखा, एक बार जरा सा पढ़ लो सब लोग जल्दी से। अभिदृश्यक लेंस के सामने एक छोटा वस्तु ए बी को रखा जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम देखो, अभिदृश्यक के सामने हमने क्या रखा है, छोटा सा वस्तु ए बी को रखा है, ठीक है। अब अभिदृश्यक के द्वारा इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं, देख लो ए बी का प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा वास्तविक उल्टा और बड़ा ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा जाएगा आगे, आगे देखो क्या लिखा गया इसमें। आगे लिखा गया कि ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करेगा। अब जो हमने वो ए डैश बी डैश लिया था वो नेत्रिका के लिए वस्तु होगा और नेत्रिका को हम लोग खिसका कर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ जाए। कहाँ आ जाए, फोकस के अंदर। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु लेंस के फोकस के अंदर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ भी वही होगा। और अंत में क्या होता है, अंत में ए डैश बी डैश का नेत्रिका द्वारा बहुत बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। इतना आपको बनावट और क्रियाविधि लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे आवर्धन क्षमता का व्यंजक। अब हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं क्या चीज, यहां से मैं कैलकुलेशन करता हूं आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ठीक है। यहां से मैं कैलकुलेशन अपना शुरू करता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मुझे डायग्राम भी देखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे खिसका करके कम कर लूंगा, ठीक है। आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या प्रूव करना है हम लोगों को, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, आवर्धन क्षमता का व्यंजक। क्लियर बात है। अब बनावट को छुपाई दूं क्या, बनावट को जरा सा छुपाई दिया जाए। नहीं तो एक मिनट रुको, इस डायग्राम को कहीं उठा करके ले जाता हूं मैं। नॉट पॉसिबल। ये डायग्राम हमारा नीचे आ गया है, ठीक है। तो तुम लोग नीचे नहीं लिखना है, तुम लोगों को फिर से दोबारा नहीं बनाना। तुम लोग क्या करोगे, एक ही बार डायग्राम बनाओगे और एक ही बार बनाने के बाद सभी लोग क्या करोगे, पहले बनावट लिखोगे, फिर रचना लिखोगे, सॉरी बनावट, उसके बाद क्रियाविधि, फिर उसके बाद कैलकुलेशन अपना शुरू करो। क्लियर बात है। तो अब मैं नीचे इसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ठीक है। आवर्धन क्षमता का हम लोग इसका व्यंजक प्रूव करने वाले हैं। डायग्राम को थोड़ा छोटा भी करने की जरूरत है मुझे। चलो जी कैलकुलेशन शुरुआत किया जाए, कैलकुलेशन शुरू किया जाए। अब मुझे क्या करना है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, आवर्धन क्षमता का मुझे व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है।
आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, जो कि होता है m बराबर बीटा बटा अल्फा। m बराबर क्या होता है? बीटा बटे अल्फा। अब चूंकि ये जो बीटा है, चूंकि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? बहुत ज्यादा छोटे हैं। अल्फा और बीटा बहुत ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, क्या है? अल्फा और बीटा बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा टेन अल्फा के, और बीटा हो जाएगा लगभग लगभग किसके बराबर? बीटा लगभग लगभग बराबर हो जाएगा किसके? टेन बीटा की। क्लियर बात? इतना तो सभी लोगों का मामला क्लियर है। अब सवाल ये है कि डायग्राम में अल्फा और बीटा है कहाँ? डायग्राम में अल्फा और बीटा कहाँ है? देखो ध्यान से सुनो। हम लोग मान लेते हैं कि जो वस्तु है ए बी, यहाँ पर आपको एक और डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वस्तु ए बी जो है, ये अगर नेत्र से, हमारी आंख से, हमारे नेत्र से कितने दूरी पर? डी दूरी पर हो। कितने दूरी पर? डी दूरी पर। इसको मैं बिंदु ओ नामकरण करता हूँ। तब जो ये आंख पर एंगल बनाएगा, दर्शन कोण बनाएगा, वो हमारे लिए है अल्फा। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है, फाइनल प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो हमारी आंखों पर एंगल बनाएगा वो हमारे लिए क्या होगा? बीटा होगा। और ये एंगल बना भी रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? मैं जरा से दिखाने की कोशिश करूं। इस प्रकार से देखना ध्यान से, ये जो एंगल बना रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज दिखा सभी लोगों को? ये मैंने हाईलाइट कर दिया है तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोग हाईलाइट नहीं करना। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है अपना, ये वाला जो एंगल है, यही है क्या? बीटा। यही क्या है अपना? बीटा। क्लियर बात? यही अपना बीटा हो गया। तो मैंने बीटा को तो दिखाई दिया, सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बीटा में फिर से लिख देता हूं, ये है अपना कौन सा एंगल? बीटा है। ठीक है, ये अपना कौन सा एंगल है? बीटा है। बीटा को मैं जरा से दिखा दूं, ये बीटा है। अच्छा, ये ए डैश बी डैश वाला त्रिभुज नहीं ले लेना। क्यों? क्योंकि वो त्रिभुज, वो तो वस्तु जो है ए डैश बी डैश, वो हमें अब दिखाई नहीं देगी। इस संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि से देखने के बाद हमें दिखाई देगी क्या चीज? अंतिम प्रतिबिंब दिखाई देगी। ठीक है, ये जो एंगल बना है बीटा और ये जो एंगल बना है अल्फा, हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा की जगह टेन बीटा बटे टेन, अल्फा की जगह टेन अल्फा और बीटा की जगह टेन बीटा, तो हम लोग एम बराबर फिर क्या लिख देंगे? एम बराबर लिख देंगे टेन बीटा बटा में टेन अल्फा। टेन बीटा बटा में टेन अल्फा, दोनों का मान रख दिया जाए। एम बराबर टेन बीटा का मान यहाँ से देखो, लंब बटे आधार, इसके सामने की भुजा यानी कि लंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटे आधार। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बना अपनी कितनी दूरी पर बना है? प्रश्न में ही कह दिया था, जो अंतिम प्रतिबिंब बने वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए? डी दूरी पर। तो हमारी आंखों से ये जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर? डी दूरी पर बनेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से नेत्रिका लेंस के पीछे अपने आंखों को रख करके देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? डी हो गया। क्लियर बात? गुना, सॉरी, बट्टा में, बट्टा में है टेन अल्फा। टेन अल्फा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो इस वाले छोटे वाले त्रिभुज से देखो, ए बी बटा ये भी तो डी दूरी पर ही है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखें, अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखें, ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा में डी, ये जो है ए बी बटे डी, ये उलट जाएगा डी बटे ए बी बन जाएगा। ठीक है, और ये डी डी अपने यहाँ से कैंसिल हो गया। तो एम बराबर क्या निकल करके आ गया? एम बराबर अपना निकल करके आ गया है ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा में ए बी। ठीक है, यहां तक आगे निकल करके। अब हम लोग इसमें कुछ अपना काम कर लेंगे। क्या काम कर लेंगे? मैं अब इसमें कुछ गुना कर देता हूं। मैं अपने तरफ से इसमें कुछ गुना और भाग कर देता हूं। एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश जो है ना, इसमें मैं ए डैश बी डैश से अपने मन से गुना कर दिया, और ए डैश बी डैश से ऊपर में भाग पे लगा दिया, और नीचे में जो ए बी था उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। देखो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें ए डबल डैश बी डबल डैश बटे बी, और इसमें ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे ए बी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश तो कट जाएगा, तो बचेगा कौन? वही ना बच रहा है अभी। कोई अंतर नहीं है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, मगर इसका हमें कुछ फायदा हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा? इसका कुछ बेनिफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा? ध्यान से सुनना। एम बराबर हम लोग ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, इन दोनों को पहचानो तो क्या है ये दोनों? ये दोनों जो है ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है, किसके लिए? नेत्रिका के लिए। और ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु है, नेत्रिका के लिए ही। ये तो आ गया अपना प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है किसका? आवर्धन का। इसका मतलब ये अपना क्या आ गया है? आवर्धन आ गया, नेत्रिका लेंस की। अच्छा, ए डैश बी डैश बटे ए बी को देखो ध्यान से, तो ये क्या चीज है? तो ए डैश बी डैश इस अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु है, और ए बी इसी के लिए प्रतिबिंब है। तो ये भी आ गया फिर से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि दोनों हमारा जो है,
ये आवर्धन का फॉर्मूला है, ये दोनों हमारा आवर्धन आ गए, ठीक है। ए डैश बी डैश बटे ए बी को मैं लिख रहा हूँ एम ओ या एम ई, जो भी लिखो आप, पहले मैं एम ओ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। गुना में ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश को मैं लिख रहा हूँ एम ई। एम ओ एम ई मतलब, एम ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का आवर्धन, और एम ई मतलब नेत्रिका का आवर्धन। और अब हम लोग इन दोनों का फॉर्मूला जानते हैं, एम बराबर अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस जो है, अभिदृश्यक लेंस जो है, ये ऑब्जेक्टिव, ये तो एक साधारण सी लेंस की तरह काम कर रहा है, और साधारण सी लेंस के आवर्धन का फॉर्मूला होता है बी बटा यू। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, तो चूंकि ये अभिदृश्यक लेंस के लिए है, इसको मुझे लेना पड़ेगा वी ओ बटा में यू ओ लेना पड़ेगा, ठीक है। और तो और वी ओ यानी कि प्रतिबिंब दूरी, ओ से लेकर के बी डैश तक, ये जो बी डैश है प्रतिबिंब, वो दाहिनी तरफ आती है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो वस्तु दूरी है यू, मैं लिख दूं क्या, ये है अपना वी ओ, ठीक है, ये हो गया अपना वी ओ हो गया, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया, यू ओ हो गया, ये अपना हो गया यू ओ। अब तो सभी लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं जरा, वी ओ यू यू अपना वी ओ, और ये हो गया अपना यू ओ। वी ओ देखो दाहिनी तरफ तो प्लस में, यू ओ देखो बाईं तरफ है तो ये हो जाएगा माइनस। तो अपना यहाँ पर जो आंसर आएगा एम बराबर माइनस वी ओ इंटू यू ओ बट्टा में इंटू में। एमई का क्या जानते हो, एमई जो है यानी कि ये नेत्रिका लेंस, ये काम कर रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, और सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1 प्लस डी बट्टा क्या होता था, एफ ई। और यही अपना आंसर भी है, यही क्या है अपना आज के क्लास का आंसर। मगर यहाँ पर नहीं छोड़ोगे, एक दो लाइन आप लोग और बढ़ा दोगे, क्या बढ़ा दोगे, इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि यदि ये जो वी ओ है, ये जो वी ओ है, ध्यान से देखना, वीओ को देखना, ये जो वीओ है अपना, वीओ को देखो तो कहां से कहां तक है, वीओ यहां से यहां तक है, ठीक है, वीओ यहां तक है। इसको हम मान के चलते हैं कि लगभग किसके बराबर है, वीओ लगभग बराबर, बराबर नहीं लगभग बराबर, वीओ लगभग बराबर हो जाएगा अगर एल के, वीओ किसके बराबर हो जाएगा, लगभग वीओ लगभग बराबर हो जाए एल के। और तो और ये जो यूओ है, यूओ लगभग लगभग बराबर हो जाएगा किसके, यूओ देखो ध्यान से, ये वाला यूओ, ये जो UO है, ये जो UO है, ये UO को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि लगभग लगभग ये इसके फोकस के बगल में है, किसके फोकस के बगल में, अभिदृश्यक के फोकस के बगल में है। तो क्या हो जाएगा, फिर तो हम लोग उसको लिख देंगे UO लगभग बराबर FO के बराबर लिख देंगे, किसके बराबर लिख देंगे, FO के बराबर लिख देंगे ना। UO बराबर हो गया अपना FO का। तो इसीलिए हम लोग अब m का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, m बराबर माइनस एल बटे एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। और ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगर मेरे पीछे चला गया होगा तो मैं ऊपर कर देता हूँ, सब लोग देख लेना, ठीक है। तो इतना काम हम लोगों को करना था। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर ना आए कोई डाउट रह जाए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखना, ठीक है। और साथ ही में इसका स्क्रीनशॉट भी करते चलना, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो अभी तुरंत तो स्क्रीनशॉट करना शुरू किया जाए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट करेगा किस चीज का, सबसे पहले स्क्रीनशॉट करेगा इस डायग्राम का, सबसे पहले स्क्रीनशॉट क्या करेगा, इस डायग्राम का। अगर डायग्राम का स्क्रीनशॉट हो गया हो, फिर स्क्रीनशॉट करेगा बनावट और क्रियाविधि का, क्योंकि पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर बनावट बनाएंगे, फिर क्रियाविधि बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेशन वाला स्टेप करेंगे। फिर हम लोग आवर्धन क्षमता का क्या कर लेंगे, व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। और एक बार पूरा इसका भी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, ठीक है। एक बार जरा इसका भी स्क्रीनशॉट जरा सा कर लिया जाए, मैं पीछे हटने की कोशिश करता हूँ अगर ये सबको दिख रहा हो तो। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है।